हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एम रेलवे में। देखो आईसीएआर, ठीक है। आईसीएआर के लिए मैंने क्लासेस स्टार्ट कर दी है आप लोगों के, जिसमें जनरल अवेयरनेस के इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगे, जिसमें 20 से 30 घंटे में अराउंड आपके 20 से 30 ही क्लासेस होंगी, है ना। या फिर ज़्यादा कर दो, इसको 35 कर दो, 35 क्लासेस चलेंगी, ठीक है। जो आपका एग्जाम होने वाला है जून के लास्ट वीक में, ठीक है। आप लोगों के पास टाइम कम है, तो देखो अभी हमने 2 क्लासेस कर ली है। पहली क्लास में मैंने आपको बुद्धिज्म पढ़ा दिया, दूसरी क्लास में मैंने आपको जैनिज्म पढ़ा दिया। अब आज की जो क्लास है उसमें हम साइंस एंड टेक शुरू करेंगे। जो 2 क्लासेस चलेंगे साइंस एंड टेक की, क्योंकि ये टॉपिक बहुत बड़ा है, तो साइंस एंड टेक के 2 क्लासेस चलेंगे। देन 5वीं क्लासेस में मैं आपको डिफेंस पढ़ाऊंगी, ठीक है। ये लिख लो, मुझे याद दिलाना कि मैम ये पढ़ाना भी है, ये मैं भी मेरे पास लिस्ट रखती हूँ। डिफेंस पढ़ाऊंगी, देन उसके बाद मैं आपको करंट अफेयर पढ़ाऊंगी, इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिससे 100% क्वेश्चन फंसेंगे इस साल। देन मैं आपको पढ़ाऊंगी योजनाएं, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट योजना है वो पढ़ाऊंगी। और हम पढ़ेंगे आगे, जैसे यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। यूनाइटेड नेशन के बारे में पढ़ेंगे और इसकी कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक्चुअली यूनाइटेड नेशन के बारे में करंट अफेयर में ही कवर हो जाएगा वैसे देखा जाए तो, क्योंकि यहाँ पे हम अलग अलग जो है लिस्ट इंडेक्सेस वगैरह पढ़ेंगे तो वहीं कवर हो जाएगा ये। लेकिन अगर यूनाइटेड नेशन के बारे में भी पढ़ना है तो वो भी पढ़ा दूंगी मैं आप लोगों को। थोड़े से इकोनॉमिक्स के जो पॉइंट्स है, ठीक है, थोड़ा सा जो इकोनॉमिक्स का पॉइंट है, जैसे आरबीआई क्या होता है, नीति आयोग क्या है, ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है। ये सारी चीजें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन 10th नंबर का चैप्टर मैं रखना चाहूंगी मिसलेनियस टॉपिक, जो मुझे लगता है कि जिससे क्वेश्चन बनेंगे, क्योंकि देखो क्या होता है ना, जो आसपास जो चीजें चल रही है, ठीक है। एग्जामिनर भी क्या करता है कि न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ रहा है, तो वो क्या करता है, न्यूज़पेपर में करंट अफेयर की जो चीज पढ़ी है उससे इंटरलिंक करके स्टैटिक वाला पोर्शन पूछ लेता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ करंट अफेयर पढ़ के जाते हैं, ऐसे नहीं चलता है। करंट अफेयर के साथ साथ हमें स्टैटिक वाला पोर्शन भी कंप्लीट करना पड़ता है, तभी जाके हम एग्जाम को क्रैक कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं क्रैक कर पाएंगे। दैट्स व्हाई ये सारी चीजें मैं आपको पढ़ाऊंगी 1 बाय 1। तो देखो बुद्धिज्म जैनिज्म खत्म, साइंस एंड टेक शुरू करते हैं। और फिर डिफेंस में आप लोगों को इम्पोर्टेंट, जैसे डीआरडीओ कब स्टैब्लिश हुआ, क्या उसका मोटो है, कहाँ पे है, क्या नहीं, सारी चीजें A to Z पढ़ाया जाएगा। अगर आप सब कुछ एकदम कंटिन्यूअस वे में चाहते हैं, ठीक है, एकदम कंटिन्यूअस वे में चाहते हैं, तो प्लीज मेरा एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, वहां पे जाके एक्सप्लोर करना। क्योंकि मैंने अभी वहां पे देखो 4 कोर्सेज लॉन्च कर चुकी हूँ मैं। कितने 4 कोर्सेज, जिसमें पॉलिटी, सिंगल एक पॉलिटी का जो कोर्स है, एक मुझे बच्चे ने ही सजेस्ट किया था कि मैम एक सिंगल सब्जेक्ट का कोर्स जो है लॉन्च कर दीजिए, तो मैंने पॉलिटी, ये पहला सब्जेक्ट है जिसका कोर्स लॉन्च किया है, जो कि 499 में है सिर्फ, ठीक है। इसमें क्लासेस ऐड होना शुरू हो जाएंगी, अब जल्दी ही इसमें क्लासेस ऐड होना शुरू हो जाएंगी। एक ही सिंगल क्लास है उसमें, लेकिन ऐड हो जाएंगी तुरंत। फिर बाद में हमारे पास दूसरा है जीए फाउंडेशन कोर्स, और मैं चाहती हूँ अगर जिंदगी में आप अच्छे से जीए पढ़ना चाहते हो, जीए फाउंडेशन कोर्स आपका सोल्यूशन है। इसमें फिलहाल के लिए जीके की जो स्टैटिक पोर्शन है उसमें 20 से 21 क्लासेस हो चुकी है, हिस्ट्री की क्लासेस हो चुकी है, 10 क्लासेस हो चुकी है, और टाइमली बेसिस पे और भी क्लासेस ऐड होंगी। इसमें 10+ आपकी जो है सब्जेक्ट्स है, जिसमें मैंने करंट अफेयर भी ऐड कर दिए हैं। और आप जो है इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो आप, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगी आप जो है मेरा ई बुक जो है वो परचेस कर लेना, और वही उसी को प्रिंट आउट निकाल लेना। बार बार हर एक क्लास का पीडीएफ निकाल के अगर आप प्रिंट आउट निकालने बैठोगे तो बहुत पैसे लग जाएंगे, ठीक है। ये कोर्स है जीए फाउंडेशन कोर्स है हमारा, पॉलिटी सिंगल स्पेशल सब्जेक्ट वाला कोर्स है, एक सिंगल सब्जेक्ट वाला कोर्स है। दूसरा है हमारा जनरल अवेयरनेस का ही कोर्स, जिसमें सिर्फ 5 सब्जेक्ट लिए गए हैं, और जो कि 1999 में है, ठीक है। जिसमें 5 सब्जेक्ट कौन सा है, जो जीके के कोर्स होते हैं, जीके स्टैटिक जीके वाला, देन आपका है हिस्ट्री, ओके, देन है आपका पॉलिटी पॉलिटी देन है आपका ज्योग्राफी, ठीक है, ज्योग्राफी, देन है आपका इकोनॉमिक्स। तो ये क्या है, इकोनॉमिक्स। और आप बोलोगे मैम व्हाट अबाउट करंट अफेयर, तो देखो करंट अफेयर मैं फ्री में ही पढ़ाना पसंद करती हूँ, बट मेरी जो टीम है उन्होंने इसमें जीए फाउंडेशन कोर्स में करंट अफेयर वाला जो है ऐड कर दिया है। और चौथा जो है बीआईएस का जो कोर्स चल रहा है अभी हाल फिलहाल ऑनगोइंग है, जिसमें मैं पढ़ाऊंगी हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है। दूसरा है आपका पॉलिटी, ठीक है। देन आपका है बीआईएस रिलेटेड डेटा जो है बीआईएस रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा हमको। देन हम पढ़ेंगे इसमें देखो जीके जो स्टैटिक वाला पोर्शन है वो, जिसके अराउंड 20 से 25 क्लासेस कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें मैंने करंट अफेयर भी ऐड कर दिए हैं। तो ये सारी चीजें हैं, ये इतने जो है ये सिर्फ
999 में मिलेगा। जिनका भी BIS का एग्जाम है प्लीज इनरोल कर लीजिए ये। और एक बार अगर हिस्ट्री पढ़ लिया मुझसे और पॉलिटी पढ़ लिया, ठीक है, जीके स्टैटिक पढ़ लिया, करंट अफेयर पढ़ लिया, तो फिर से कोई कोर्स ज्वाइन करना मुझे नहीं लगता सही रहेगा आप लोगों को। फिर आप क्या करना, सिर्फ जो भी टॉपिक बच रहे हैं, जैसे सपोज यहाँ पे क्या बच रहा है आपका, ज्योग्राफी बच रहा है, तो ज्योग्राफी जैसे ही मेरा लॉन्च हो जाएगा, तो मैं जैसे ही पॉलिटी वाला स्पेशल निकाल रखा है मैंने कोर्स, वैसे ही मैं ज्योग्राफी का निकालूंगी। इससे क्या होगा, आपको बार बार पैसे नहीं देने पड़ेंगे एक ही सिंगल सब्जेक्ट जो है। जैसे हिस्ट्री पढ़ लिया तो उसके लिए क्यों बार बार पैसे देने, एक सिंगल सब्जेक्ट ले लो, दैट्स इट। मुझे देखो अदर प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है हमारा कि बार बार आओ आप लोग, नो, मैं चाहती हूँ कि आप एक ही बार मुझसे पढ़ो, ठीक है, एक ही बार मुझसे पढ़ो और क्लियर करके आगे बढ़ जाओ। बस ये लूप जो है ना, ये जो लूप चल रहा है, इससे ऐसे ऐसे बाहर निकल जाओ, दैट्स इट। वो लूप में फंसे मत रहो। मुझे चाहिए नए नए बच्चे, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि जो इस साल मुझसे पढ़ रहे हैं, मैं चाहती हूँ वो इसी साल सेलेक्ट हो जाए जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में, उनको किसी भी तरह का कंफ्यूजन ना हो। और जो आने वाले साल में बच्चे हैं वो मुझे सिर्फ और सिर्फ फ्रेशर्स चाहिए, क्योंकि क्या है कि मैं चाहती हूँ अगर एक बार मुझसे पढ़ रहे हो तो कंफ्यूजन तो क्लियर हो ही जाएगा, किसी भी तरह का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, तो आप तो क्लियर कर लोगे ना एग्जाम। बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसमें ध्यान दो, बाकी जो मैथमेटिक्स है, रीजनिंग है, ये अपने से करो। और जीए के लिए मुझ पे पूरा पूरा भरोसा कर सकते हो, जी आप लोगों को अच्छे से ही पढ़ा जाएगा। आप खुद फीडबैक देख सकते हो, बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे फीडबैक दिए हैं। अभी फिलहाल तो सिर्फ हिस्ट्री के क्लासेस ऐड हुए, जीके के क्लासेस ऐड हुए, करंट अफेयर की क्लासेस ऐड हुए, लेकिन आने वाले टाइम में इकोनॉमिक्स ऐड करने जा रही हूँ, ज्योग्राफी और पॉलिटी, ये 3 सब्जेक्ट ऐड करूंगी। ये पढ़ने के बाद तो बच्चों के फीडबैक इतने आएंगे कि बस पूछे ही मत। लेकिन फिर भी ये बताना नहीं चाहती, मैं अपना बड़प्पन नहीं बताना चाहती हूँ, मैं बस इतना बताना चाहती हूँ कि मेरा इंटेंशन बहुत ज्यादा क्लियर है। इस साल मुझे 100 सिलेक्शन दिलाने ही है बच्चों के, 100 सिलेक्शन मतलब 100 फैमिलीज, और बहुत बड़ी बात कर दी है मैंने, और मुझे वो कराना ही है किसी भी हालत में, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलो अब स्टैटिक जो हम साइंस एंड टेक वाला जो पोर्शन पढ़ रहे हैं वो स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। अब देखो साइंस एंड टेक में क्या होता है बच्चों, साइंस एंड टेक में 2 पोर्शन आते हैं, इसमें भी स्टैटिक वाला आता है और इसमें भी डायनामिक वाला आता है, ठीक है। साइंस एंड टेक में क्या होता है कि दो पार्ट होते हैं इसके भी, एक आपका स्टैटिक पोर्शन, ठीक है, स्टैटिक पोर्शन, और एक होता है आपका डायनामिक पोर्शन। अब स्टैटिक पोर्शन क्या चीज है, जिसे आपका है नासा, ठीक है, नासा, इसरो, ये कब इस्टेब्लिश हुए थे, कहाँ इस्टेब्लिश हुए हैं, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी चीजें हो गई स्टैटिक पोर्शन। वही डायनामिक पोर्शन क्या होंगे कि इनके जो प्रोजेक्ट, इनके जो मिशन लॉन्च हो रहे, ये होते हैं आपका डायनामिक प्रोजेक्ट, ठीक है, सॉरी ये होता है आपका डायनामिक एरिया साइंस एंड टेक का। हम जो है स्टार्टिंग में स्पेस पढ़ेंगे, ठीक है, स्पेस से रिलेटेड क्वेश्चन, स्पेस से रिलेटेड पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे ये क्लास में, और फिर अगली जो क्लास होगी इसकी, उसमें मैं आपको नासा और इसरो के जो इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट्स है, जिससे एग्जाम में क्वेश्चन लाजमी है, बनेगा ही बनेगा, वो क्लियर करा दूंगी। तो साइंस एंड टेक 2 क्लासेस में कंप्लीट, देन हम डिफेंस पढ़ेंगे उसके बाद, ठीक है। तो इस तरह से चीजें चलेंगी। सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा रिवीजन करते रहना है। और जिन लोगों ने मेरा कोर्स परचेस कर रखा है, ठीक है, जिन लोगों ने मेरा जीए फाउंडेशन कोर्स हो या कोई और कोर्स परचेस कर रखा है जिसमें साइंस एंड टेक वाला टॉपिक आ रहा है, तो उन लोगों को ये क्लास करने की जरूरत नहीं है, वो बस जाके वहीं का क्लास करे और रिविजन करते रहे, टाइम पास करना नहीं है, एक एक मिनट आप लोगों का इंपॉर्टेंट है। हाँ, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग मेरी क्लास कीजिए, उन लोगों को किसी भी तरह का ना मैं फोर्स नहीं करती, ना जबरदस्ती करूंगी। BIS का देखो, BIS की सीट फुल हो चुकी है शायद, मुझे लगता है, और एक उसका कोर्स मतलब एक से क्या होता है उसको बैच कहते हैं ना, और एक बैच मुझे लॉन्च करनी पड़ेगी क्योंकि सीट्स फुल हो चुकी है। एक लिमिटेड सीट ही मैं रखना चाहती थी क्योंकि BIS जो कोर्स है मैंने जीए फाउंडेशन कोर्स के पहले लॉन्च किया था, और मुझे वहां पे लिमिटेड बच्चे ही चाहिए थे। ऐसा नहीं है यार कि बहुत ज्यादा पैसे कमाना है, पैसे बहुत ज्यादा कमाना है, ये मेरा मोटो है, लेकिन ऐसा नहीं है कि चुप किसी को भी लाइक लूटना, ऐसा मेरा कोई इंटेंशन नहीं है। जैसे बाकी इंस्टीट्यूशन करते हैं कि भाई एक ही सिंगल सब्जेक्ट बार बार पढ़ाया जाता है और अलग अलग बैचेस में पढ़ाया जाता है और कहा जाता है कि वो भी परचेस करो, वो भी परचेस करो। नहीं, आप जाके देखना, मेरी एक स्टूडेंट है, उन्होंने BIS का कोर्स परचेस कर रखा है, उसमें पॉलिटी है, लेकिन उन्होंने क्या किया कि जो सिंगल जो हमने क्या कहते हैं पॉलिटी वाला जो कोर्स रिलीज किया है वो भी परचेस करना चाह रही थी। मैंने कहा क्यों परचेस कर रहे हो बेटा, वहां पे ऑलरेडी है, आपको वो परचेस करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ इतना करना है कि जब भी वो क्लासेस ऐड हो वो उनको देखना है, दैट्स इट। तो देखो मेरा मोटो क्लियर है, क्या आपका मोटो क्लियर है? अगर क्लियर है तो मेरे साथ बने रहो, नहीं है तो देखो फिर क्या कर सकते हैं हम, कुछ नहीं कर सकते। फिर आप देखो घूमते रहो इधर उधर, है ना, घूमते रहो, मुझे कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप पढ़ना चाहते हो तो मैं पढ़ाने के लिए तैयार हूँ, आप बस रेगुलर बने रहिए,
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए। ये मैं बार बार नहीं कहूंगी क्योंकि आप ग्रेजुएट पर्सन हो, तो मैं ये समझ के चलती हूँ कि आप लोग इतने होशियार हो कि इतना तो आप कर ही सकते हो। जो आपको बोला गया है वो तो करो, और जो नहीं बोला गया है वो भी करना है, क्योंकि आप ही मेरा मोटिवेशन हो। अगर यहाँ पे व्यूज वगैरह नहीं आते तो मुझे क्या लगता है कि आप लोगों को जरूरत नहीं है। जैसे ईसीजीसी वाला का सेम केस हुआ है। ईसीजीसी पीयू में मैंने कंप्यूटर ऐसा पढ़ाया है कि अब उनको जाके समझ में आ रहा है, जब उनका 29th ऑफ मई को जब उनका एग्जाम है, तब उनको समझ में आ रहा है कि यार यहाँ पे तो पेड से भी अच्छा पढ़ाया जा रहा है और हमने इनका पहले देखा नहीं। अब कह रहे हैं कि पढ़ाओ। आप कैसे पढ़ाएंगे भाई? आप कैसे पढ़ाएंगे? टीम ने रिजेक्ट कर दिया है वो प्रोजेक्ट, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अभी टीम ने रिजेक्ट कर दिया। क्यों रिजेक्ट किया? क्योंकि आप लोगों को जरूरत नहीं है। आपने पहले क्यों नहीं इंटरेस्ट दिखाया? 20 मार्क का अगर सब्जेक्ट है तो इंटरेस्ट दिखाना चाहिए ना। इंटरेस्ट नहीं दिखाया तो लो अब जाके पढ़ो पेड में, कहीं जाओ। मैं तो पेड में नहीं पढ़ा रही हूँ फिलहाल के लिए कंप्यूटर साइंस, कंप्यूटर लिटरेसी, लेकिन अगर मैं पढ़ाऊंगी भी तो फिर उसका फीस भी ठीक ठाक ही रहेगा। तो आप लोगों को समझना चाहिए यार। देखो, DFCCIL के बच्चों ने मुझसे अच्छे से पढ़ रखा है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हमारा रिकॉर्ड जबरदस्त है। अब बच्चा जो ये BIS है वो भी अच्छे से हो रहा है। बाकी ICAR ये पहली बार ही मैं ले रही हूँ, ठीक है। इसका पहले वाला जो टेक्नीशियन वाला था मैं नहीं ले पाई बिकॉज मैं FSI के एग्जाम में बिजी थी। ICAR में भी मैं अच्छा ही करना चाहूंगी। बस ध्यान रखिए कि आपको मेरे साथ जितनी मैं मेहनत कर रही हूँ उससे दुगनी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। जो कहा जाए कि ये पढ़ के आना है बच्चों, तो वो पढ़ के आना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे, ठीक है। सोलार सिस्टम के बारे में पढ़ लेंगे। तो देखो, सोलार सिस्टम में मुझे एक इमेज रखने दीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये देखो सोलार सिस्टम। अब यहाँ पे आपको अलग अलग जो है ग्रह दिख रहे हैं, ठीक है, जिसमें प्लूटो नहीं रहा अब, ठीक है। प्लूटो नहीं रहा, तो इसको मैं क्रॉप कर देती हूँ, ठीक है। तो अब कहानी शुरू होती है 4.5 बिलियन 4.6 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। कितने साल? और अराउंड 4.6 बिलियन, तो 4.5 अप्रोक्स अरब साल पहले हुआ क्या था स्पेस में ऐसे हुआ कि गैसेस, ठीक है, गैसेस और वहां पे जो डस्ट थी वो इकट्ठा ऐसी जमा हो गई जैसे एक इकट्ठा ऐसी लाइक कि वो एक दूसरे में पूरी समा गई। समाने के बाद ऐसा होता है कि अचानक स्फोट होता है। अचानक से क्या होता है, ये जो पूरा एक मास बना था, एक पूरी की पूरी एक मास बॉडी जो बनी थी, ठीक है, जो एक पूरी की पूरी मास बॉडी जो बनी थी, ठीक है, वो अचानक से कोलैप्स हो जाती है। क्या हो जाती है? अचानक से टूट जाती है। और जब वो टूटती है, ठीक है, जब वो फूटती है, समझो यार, टूटती है, तब एक सेंटर में एक मास होता है, ठीक है। एक सेंटर में बहुत बड़ा इसका डस्ट पार्टिकल का मास होता है, डस्ट पार्टिकल और गैसेस का एक मास होता है। और उसके इर्द गिर्द इसी सेंटर ऑफ, ये जो सेंटर में बना है, इसी के टुकड़े टूट कर इर्द गिर्द ऐसे 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 पत्थर चले जाते हैं, ठीक है। इसी से टूट कर, ये क्या है, सेंटर में जो मास है, ये इसी से टूट कर अलग 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 ऐसे पत्थर जो है साइड में टूट कर गिर जाते हैं। इसी से टूटे हैं, ठीक है, इसी से टूटे हैं। अब जब ये टूट कर बाहर इससे दूर चले जाते हैं तो ये बन जाता है सन, ठीक है, ये बन जाता है सन। और इससे टूट कर जो बने हैं वो बन जाते हैं प्लैनेट। प्लैनेट मतलब ग्रह। तो यहाँ देखो, ये है आपका सन, ये है आपका सन, और इसी से टूटकर ये बने हैं आपके प्लैनेट्स, जिसमें आपको प्लैनेट्स दिखाई देंगे जैसे कि मरकरी है, वीनस है, अर्थ है, अर्थ का ये सैटेलाइट है मून, देन मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। इसको याद रखने के लिए एक ट्रिक है जो मैंने आई थिंक गूगल से ही ली है, माई वेरी इफिशियंट मदर, ठीक है, माई वेरी इफिशियंट मदर just serve us nuts, ठीक है, just serve us nuts। तो यहाँ पे देखो, जो पहला वाला अक्षर है जैसे M, ठीक है, M, V, E, M, J, U और N, तो ये क्या बन रहे हैं, आपके प्लैनेट के नाम बन रहे हैं। जैसे M से आ गया आपका मरकरी, ठीक है, V से आ गया आपका वीनस,
ई से आ गया आपका अर्थ, एम से आ गया आपका मार्स, जे से आ गया आपका जुपिटर, ठीक है, यू से आ गया आपका यूरेनस, एस से आ गया आपका सैटर्न, ठीक है, एस से आ गया आपका सैटर्न, यू से आ गया यूरेनस और एन से आ गया आपका नेपच्यून। मैम व्हाट अबाउट प्लूटो? प्लूटो भी तो था, हमने बचपन में पढ़ रखा था कि प्लूटो भी तो एक ग्रह है। देखो प्लूटो एक ग्रह था पहले, लेकिन 2008 के आसपास उसको ग्रह की लिस्ट से निकाल दिया गया, ठीक है। एक प्लैनेट बनने की डेफिनेशन क्या होती है कि ये अर्थ को हम प्लैनेट ही क्यों कह रहे, इसको हम स्टार क्यों नहीं कर रहे, इसको हम किसी का मून क्यों नहीं कह रहे। देखो प्लैनेट बनने की 3 कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन है, एक वो जो बॉडी है, जो भी बॉडी है, ठीक है, वो राउंड शेप में होनी चाहिए। ओके, कैसी होनी चाहिए? राउंड शेप में होनी चाहिए। उसका अपना एक इक्विलिब्रियम होना चाहिए, वो स्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। उसका एक अपना इक्विलिब्रियम होना चाहिए, जैसे कि ग्रेविटी, ठीक है, क्या होना चाहिए? जैसे कि ग्रेविटी, वो स्टेबल होनी चाहिए। दूसरा वहां पे है कि उसका एटमॉस्फेयर जो है वो क्लियर होना चाहिए, उसके आसपास ज्यादा चीजें नहीं होनी चाहिए। तो प्लूटो तो देखो, प्लूटो राउंड भी था, ठीक है, प्लूटो जो है राउंड भी था, स्टेबल भी था, उसकी अपनी ग्रेविटी भी थी, लेकिन उसका एटमॉस्फेयर जो था वो क्लियर नहीं था। क्या था? उसका एटमॉस्फेयर क्लियर नहीं था। उसके आसपास जो है बहुत सारी चीजें ऐसी मंडरा रही थी, बहुत सारे ऐसी चीजें, पत्थर वत्थर, डस्ट वस्ट बहुत ज्यादा था। इस वजह से प्लूटो को जो आपका ग्रह की लिस्ट है उसमें से निकाल दिया गया है, ठीक है। जो ग्रह की लिस्ट है उसमें से इसको निकाल दिया गया, समझ में आ रहा है? तो देखो यहाँ पे प्लूटो को निकाल दिया गया है। तो ये कंडीशन होती है किसी ग्रह को ग्रह कहने की, किसी प्लैनेट को प्लैनेट कहने की। कुछ कंडीशन है, कितनी 3 कंडीशन है मैंने बता रखी है। दैट्स व्हाई प्लूटो इज नॉट प्लैनेट एनीमोर। ओके, तो लेट मी जस्ट पुट वन मोर इमेज ओवर हियर, ये ठीक रहेगी, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, ये क्या है आपका? ये है आपका मरकरी, ठीक है, लेट मी जस्ट चेंज। ये है आपका मरकरी, छोटू सा प्लैनेट। तो सन के सबसे करीब जो प्लैनेट है वो है आपका मरकरी प्लैनेट, ठीक है। उसके बाद आता है आपका वीनस प्लैनेट, देन हम है अर्थ पे, देन है मार्स, देन है जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून, ठीक है। कौन कौन है? देखो ये मरकरी आपका वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। अच्छा, जो ये सैटर्न के आपको रिंग दिखाई दे रही है, सैटर्न के आसपास जो ये रिंग दिखाई दे रही है, किस चीज की बनी है? ये सिविल सर्विसेज का क्वेश्चन था। तो ये देखो, ये कुछ नहीं है, ये कंडेंस्ड गैस है, ठीक है। ये कंडेंस्ड क्या है? ये गैस है, ठीक है, कंडेंस्ड। ये कंडेंस्ड फॉर्मेट में गैसेस है, ओके। ये जो है इसको इवॉल्व कर रहे हैं, ये जो है इसका रिंग बना रहे हैं, ये सारी चीजें हो गई। सेकेंड यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि मरकरी, देखो मरकरी जो है ये सन के कितने करीब है, ठीक है। मरकरी जो है ये सन के सबसे करीब है, और सबसे जो एकदम दूर है वो कौन सा प्लैनेट है? वो है नेपच्यून प्लैनेट। तो आप मुझे बताना, सन के जितना करीब उतना टेम्परेचर ज्यादा, या सन के जितना दूर उतना टेम्परेचर ज्यादा? तो ऑब्वियस है मैडम कि सन के आप जितने करीब रहोगे उतना टेम्परेचर आपका हाई रहेगा, कंपेयर टू जितना आप दूर जाओगे उतना टेम्परेचर आपका लो रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ से अगर आप आगे बढ़ना चाहो, जैसे प्लूटो है और उसके बाद में आगे बढ़ना चाहो, तो यहाँ पे क्या है? बर्फ जमी हुई होगी, है ना। यहाँ पे क्या होगा? बर्फ होगा मैम। लेकिन हमने सुन रखा है कि मरकरी के टेम्परेचर से ज्यादा वीनस का टेम्परेचर है, ऐसे कैसे? जी हाँ, आपने राइट सुन रखा है। भले ही मरकरी, ठीक है, भले ही मरकरी सन के इतने करीब है, ठीक है, भले ही मरकरी सन के इतने करीब है, लेकिन वीनस का जो टेम्परेचर है वो मरकरी से ज्यादा है। वीनस जो है ये हॉटेस्ट प्लैनेट है, या फिर इसको कहते हैं ब्राइटेस्ट प्लैनेट, ये चमकीला प्लैनेट भी है, ठीक है। ये क्या है? चमकीला प्लैनेट भी है और ये हॉटेस्ट प्लैनेट भी है। अब ऐसा क्यों, ये जानना जरूरी है आप लोगों को। तो देखो ये इस वजह से है क्योंकि ये ग्रीन हाउस गैसेस से घिरा हुआ है, ठीक है। ग्रीन हाउस गैसेस का काम क्या होता है? हीट ट्रैप करना। हमारे लिए ग्रीन हाउस गैसेस जरूरी होते हैं। अगर ग्रीन हाउस गैसेस हमारे भी इर्द गिर्द नहीं होते, ठीक है, हमारे भी पृथ्वी के
इर्द गिर्द नहीं होते तो हम भी बर्फ की तरह जम के मर जाते, ठीक है। या फिर यहाँ पे जिंदगी ही नहीं होती, अगर होती भी तो हम नहीं होते, क्योंकि हम बर्फ में उतना सरवाइव नहीं कर सकते जितना दूसरे कोई ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर पाएंगे। तो वीनस जो है, देखो बच्चों ये वीनस है, ठीक है, वीनस है। तो वीनस का जो एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वीनस का जो ये एटमॉस्फेयर है, इसका जो अगल बगल में एटमॉस्फेयर है, इस एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस बहुत ज्यादा है, ठीक है। इसमें जो है ग्रीन हाउस गैसेस इतने ज्यादा है जिसमें 95% तो कार्बन डाइऑक्साइड ही है, ठीक है। वीनस के एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसेस होने की वजह से वीनस का टेम्परेचर जो है वो ज्यादा है कंपेयर टू मरकरी। भले मरकरी पास में है सन के, लेकिन इसका टेम्परेचर ज्यादा है ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से। और सबसे ज्यादा जो ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है वीनस के एटमॉस्फेयर में, 95% ग्रीन हाउस गैस पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा डाइऑक्साइड? कार्बन डाइऑक्साइड, जो जिसका क्या काम होता है? हीट ट्रैप करने का काम होता है। क्या काम होता है बच्चों? हीट ट्रैप करने का काम होता है, जो कि हीट को ऐसे ट्रैप करके रखता है जैसे थोड़ा सा गर्म होना जरूरी है। आप अगर आप देखो कि कंटिन्यूअसली आपके यहाँ पे बर्फ गिर रहा है, ठीक है, कंटिन्यूअसली बर्फ गिर रहा है, तो क्या आप सरवाइव कर पाओगे? लेकिन सीजनल बेसिस पे आपके वहाँ पे बर्फ गिर रहा है, ठीक है, सीजनल बेसिस पे गिर रहा है, तो आप वहाँ पे सरवाइव कर पाओगे। लेकिन वीनस का ऐसा नहीं है, वीनस में कंटिन्यूअस बेसिस पे हीट ट्रैप है, ठीक है। वीनस का ऐसा है कि कंटिन्यूअस बेसिस पे हीट वहां पे ट्रैप है। ट्रैप मतलब क्या? कैद करके रखना। तो यहाँ पे क्या हो गया कि हीट को कैद करके रखा है ग्रीन हाउस गैसेस ने। इस वजह से वीनस जो है ये बहुत ही ज्यादा हॉट बन चुका है, ठीक है, हॉटर एंड एज वेल एज ब्राइटर, ठीक है, ये बन चुका है ब्राइटर टू। तो ये सारी चीजें, तो कभी अगर क्वेश्चन आपको बना कि वीनस वीनस जो है हॉटर क्यों है या फिर ब्राइटेस्ट क्यों है, तो आपको आंसर करना है बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस। ओके, ये कंप्लीट। अब आगे क्या? तो आगे देखो यहाँ पे आपको ये दो ग्रह नजर आ रहे हैं, वीनस और अर्थ, ठीक है। वीनस और अर्थ, क्या ये एक जैसे ही दिखाई दे रहे हैं? क्या ये इनका साइज वगैरह एक जैसा ही दिखाई दे रहा है? राउंड शेप में उतना ही साइज दिखाई दे रहा है? जी हाँ। सेम विथ यूरेनस और नेपच्यून, देखो क्या ये एक जैसे दिखाई दे रहे साइज में वगैरह, जैसे जुड़वा भाई हो, है ना? उसी तरह से इनको कहते हैं क्वींस प्लैनेट। क्या कहते हैं? जुड़वा ग्रह। जुड़वा ग्रह दो है। कौन से ग्रह जुड़वा है? यूरेनस और नेपच्यून, और अर्थ और आपका वीनस, ठीक है। अर्थ और वीनस भी क्या है? आपके जुड़वा ग्रह है, ठीक है, जुड़वा ग्रह करो कहो, या फिर आपका कहो कि उसका ट्विंस प्लैनेट, ठीक है, ट्विंस प्लैनेट। ये है आपका मार्स। मार्स जो है अर्थ के कंपैरिजन में साइज में छोटा है, ठीक है, मार्स जो है अर्थ के कंपैरिजन में साइज में छोटा है, ध्यान रखना है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटा नहीं है, ये भी ध्यान में रखना है, साइज में छोटा है। और सबसे पहले हमने कोई प्लैनेट खोजा है तो वो हमने मार्स खोजा है। वीनस भले ही हमको नजर आता है, ठीक है, वीनस भले ही हमारे इतने पास है, फिर भी हमने सबसे पहले मार्स प्लैनेट को खोजा था, ना कि वीनस को, ठीक है, वीनस को नहीं, मार्स को सबसे पहले खोजा था। ये सारी चीजें ध्यान में रखनी है। सेकेंडली, जो मार्स है ये रेड कलर का प्लैनेट है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयन की मात्रा जो है इसकी मिट्टी में वो ज्यादा पाई जाती है, ठीक है, आयन की मात्रा जो है, लोह की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, दैट्स व्हाई ये रेडिश प्लैनेट कहा जाता है। सेकेंडली, मार्स और जुपिटर के बीच में, ठीक है, मार्स और जुपिटर के बीच में आपको ये ऐसे 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 छोटे 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 ऐसे पत्थर नजर आ रहे हैं, ठीक है। लेट मी जस्ट ऐड वन मोर इमेज ओवर हियर। ये देखो, क्या ये नजर आ रहा है आपको? ठीक है, क्या ये नजर आ रहा है आपको? ये वाला देखो, नहीं ये कलर नहीं दिख रहा है, लेट मी जस्ट ये दिख रही है, छोटे 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 मार्स है, ये मार्स है, ये जुपिटर है। इन दोनों के ऑर्बिट के बीच में क्या आपको ये पत्थर नजर आ रहे हैं? तो मैंने आपको क्या कहा? बिग बैंग थ्योरी क्या है? बिग बैंग थ्योरी ये कहती है जब सब कुछ एकदम से कोलैप्स हो गया, ठीक है, सब कुछ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, 4.6 बिलियन ईयर अगो, या फिर 4.5 अरब साल, अप्रोक्सीमेटली अरब साल पहले क्या हुआ था? बिग बैंग थ्योरी का जो है, बिग बैंग थ्योरी हुई थी, बिग बैंग थ्योरी नहीं, सॉरी, बिग बैंग इवेंट हुआ था। और उस बिग बैंग इवेंट का क्या कहना है कि सारी चीजें एक जगह आके अचानक से कोलैप्स हो गई, और जो सेंटर में बचा वो बन गया सन, और जो उसके आसपास चीजें, टुकड़े जो उसके गए, ठीक है, जैसे ये आपका मरकरी है,
ये आपका मार्स, ये वीनस है, ये अर्थ है, ये फिर मार्स है, और ये है आपका जुपिटर। ठीक है, तो ये जुपिटर, इन्हीं के साथ साथ कुछ ऐसे इसके टुकड़े गिरे जो कि इरेगुलर शेप में है। कैसे है? इरेगुलर शेप में है, उनका कोई शेप नहीं है। ठीक है, इरेगुलर शेप में। ग्रह की क्या डेफिनेशन है? प्लैनेट की डेफिनेशन क्या है कि वो राउंड शेप में होने चाहिए। कैसे होने चाहिए? राउंड शेप में होने चाहिए। ये राउंड शेप में है क्या? ये आपको पत्थर जो नजर आ रहे हैं, क्या ये राउंड शेप में है? बिल्कुल नहीं। लेकिन ये क्या कर रहे हैं? ऑर्बिट कर रहे हैं। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं? ये ऑर्बिट कर रहे हैं किसको? सन को। तो ये मार्स और जुपिटर दोनों के ऑर्बिट के बीच में पाए जाते हैं। इसको कहते हैं एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या कहते हैं? एस्ट्रॉइड बेल्ट। एस्ट्रॉइड बेल्ट में कुछ नहीं है, पत्थर है, बड़े बड़े पत्थर है। ठीक है, एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है कुछ नहीं, सिंपल सा ध्यान रखो, ये इसमें बहुत बड़े बड़े आपको क्या नजर आएंगे? पत्थर नजर आएंगे। ठीक है, ये क्या है? ये है आपकी एस्ट्रॉइड बेल्ट। क्या है? एस्ट्रॉइड बेल्ट। तो इस एस्ट्रॉइड बेल्ट में पत्थर नजर आएंगे। तो आपको डायरेक्ट क्या क्वेश्चन बनता है पता है क्या? कि जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है वो कौन से दो ग्रहों के बीच में पाई जाती है? तो याद रखना है आपको, मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में। ठीक है, मंगल ग्रह और जुपिटर ग्रह के बीच में आपको एस्ट्रॉइड बेल्ट मिलती है। वो कुछ नहीं, इरेगुलर शेप में पत्थर है जो सन से ही टूट के बने हैं। ठीक है, सन, सूरज से ही टूट के इरेगुलर शेप के पत्थर बने हैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ये हो गई चीज, यहाँ पे एस्ट्रॉइड बेल्ट कंप्लीट। व्हाट अबाउट जुपिटर? जुपिटर जो है ये सबसे बड़ा प्लैनेट है, लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ठीक है, सबसे बड़ा प्लैनेट कौन सा है आपका? जुपिटर है। देन उसके बाद आता है सैटर्न का नंबर, एंड देन यूरेनस एंड नेपच्यून। ठीक है, ये मतलब एक के पीछे एक है। ओके, एक के पीछे एक है। एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट, नेचुरल सैटेलाइट, अभी नेचुरल सैटेलाइट क्या बोला है? तो नेचुरल सैटेलाइट का मतलब जैसे हमारा मून, ये है आपकी धरती। ठीक है, ये है आपकी धरती और ये है आपका मून। तो ये मून क्या करेगा? आपके अराउंड रिवॉल्व करेगा। ठीक है, आपके अराउंड ये ऑर्बिट करेगा। क्या करेगा? ये आपके अराउंड ऑर्बिट करेगा। तो ये जब ऑर्बिट करेगा तो ये नेचुरली हो रहा है। ठीक है, ये नेचुरली हो रहा है। हमने आर्टिफिशियली ऑर्बिट करने के लिए कहा है क्या? आर्टिफिशियली हम कब ऑर्बिट करने के लिए कहते हैं? जब हम हमारा सैटेलाइट लॉन्च करते हैं। ठीक है, जब हमारा सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है तो वो आर्टिफिशियली ऑर्बिट होता है। लेकिन ये जो आपका मून है बच्चों, ठीक है, ये जो आपका मून है ये नेचुरली आपको इवॉल्व कर रहा है। नेचुरली ये आपकी जो पृथ्वी है, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से ये नेचुरली आपको इवॉल्व कर रहा है। ये आपको पूरा आपका राउंड चक्कर लगा रहा है। इस वजह से ये क्या बन गया? आपका नेचुरल सैटेलाइट। क्या बन गया है? नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, नेचुरल सैटेलाइट। ठीक है, ये आपका नेचुरल सैटेलाइट बन चुका है। अभी नेचुरल सैटेलाइट को ही क्या कहते हैं? मून कहते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं? मून कहते हैं। तो ये मून जो है आपका, उसी तरह से दूसरे भी प्लैनेट्स के मून है। ठीक है, आपका जैसे मून है वैसे ही दूसरे प्लैनेट का मून है। जैसे कि आपका मार्स है, मार्स के दो मून है। कितने? दो मून है। मैम व्हाट अबाउट मरकरी एंड वीनस? तो देखो, मरकरी एंड वीनस के अपना कोई ये नहीं है। ठीक है, इनका खुद का कोई मून नहीं है। तो मरकरी और वीनस, दे डोंट हैव देयर मून। ठीक है, उनका अपना कोई मून नहीं है, दे डोंट हैव मून। लेकिन मार्स के कितने मून है? दो मून है। कितने? दो मून है। क्या नाम है इसका? फोबोस। ठीक है, दो मून है इसके, मार्स के दो मून है। और हमारा क्या है? हमारा अर्थ का लिख लो, हमारा अपना अकेला एक मून है, सिंगल मून है। ये तो सबको पता होगा। ठीक है, हमारे जो चंद्रमा है ये तो सबको पता है। लेकिन मार्स का क्या है? मार्स के दो मून है। ठीक है, फोबोस और डीमोस। क्या है? फोबोस और डीमोस। ठीक है, फोबोस और डीमोस। लेकिन अभी तक क्या माना जाता था? अब जुपिटर की बात करते हैं हम। जुपिटर में क्या माना जाता था कि सबसे ज्यादा, ठीक है, सबसे ज्यादा जो सैटेलाइट पाई जाती है, नेचुरल मून जो पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं जुपिटर के। लेकिन ये थ्योरी लाइक डीमोस, DIEMOS,
MOS, ठीक है। जुपिटर यहाँ पे लिखते हैं, चलो। जुपिटर का क्या माना जाता था कि सबसे ज्यादा सैटेलाइट जो है अभी हाल फिलहाल जुपिटर के पास है, ऐसे माना जाता था। लेकिन 2020 और 2021 की जो एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ये पता चला है कि सबसे ज्यादा जो मून है या सैटेलाइट है वो सैटर्न के है, ठीक है। किसके है? सैटर्न के है। और जुपिटर के कितने हैं? जुपिटर के अभी 79 और सैटर्न के 82। कितने? जुपिटर के 79 और सैटर्न के 82। ये जो जुपिटर है इसके कितने प्लानेट, जो 79 जो आपके छोटे छोटे मून है, ठीक है, कितने? 79 मून है। इसमें सबसे बड़ा मून है गैनीमेड मून, ठीक है। क्या नाम है इसका? गैनीमेड। ये जो गैनीमेड मून है, ये जो गैनीमेड सैटेलाइट है, नेचुरल सैटेलाइट जुपिटर की, ये पूरे सोलार सिस्टम में सबसे बड़ी सैटेलाइट है। सबसे बड़ा जो चंद्रमा है पूरे सोलार सिस्टम का, वो सबसे बड़ा जो है वो है गैनीमेड। क्या है उसका नाम? गैनीमेड है बच्चों, ठीक है, ध्यान रखना है। सैटर्न के अपने भी 82, कितने? 82 है और इसके 79 है, ठीक है। इसके 82 है, इसके 79 है, ये ध्यान में रखना है आप लोगों को। ओके, नंबर ऑफ जो इसके मून्स है जुपिटर के 79 और इसके 82। सबसे बड़ा प्लैनेट जुपिटर है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपको प्लैनेट के मून नजर आएंगे वो सैटर्न के ऑर्बिट में नजर आएंगे, ना कि आपके जुपिटर के ऑर्बिट में। जो गैनीमेड मून है, गैनीमेड जो मून है, ठीक है, गैनीमेड जो मून है जुपिटर का जो मून है वो सबसे बड़ा मून है पूरे सोलार सिस्टम का, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक सिंगल ही है, 79 है ना भाई, बहुत ज्यादा है। जैसे जो है यूरोपा है, लेकिन सबसे बड़ा जो माना जाता है वो माना जाता है आपका गैनीमेड, ठीक है, गैनीमेड माना जाता है। सैटर्न की जो रिंग है उसके बारे में बता चुकी हूँ मैं कि ये कंडेंस फॉर्म ऑफ गैस है। क्या है? कंडेंस फॉर्म ऑफ गैस है। ये जो एस्ट्रॉइड बेल्ट है ये भी पता चले। ये जो देखो, ये एक बात बताना, लेट मी जस्ट क्लियर दिस, ठीक है। यहाँ पे करते हैं, ये वाली इमेज फिर से लेते हैं, 1 मिनट रुको। ये वाला, ये देखो, ये जो प्लैनेट है, ये प्लैनेट, ये 4 जो प्लैनेट है इन्हें कहा जाता है इनर प्लैनेट, ठीक है, इनर प्लैनेट। या फिर इन्हें कहा जाता है टेरिस्टेरियल प्लैनेट, टेरिस्टेरियल प्लैनेट। ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहीं पे जमीन पाई जाती है। वहीं अगर आप ये देखो, ये वाले जो है, ये वाले जो है 4 बचे हुए, ये है आपके जोवियन प्लैनेट। जोवियन क्या चीज है? जोवियन कुछ नहीं, ये एक ग्रीक वर्ड है, ठीक है, जोवियन प्लैनेट, ठीक है। ये क्या है? आपके जोवियन प्लैनेट, या फिर इसको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? इनको आउटर प्लैनेट भी कहते हैं। तो जोवियन या आउटर सेम वर्ड है, ठीक है। जोवियन का मतलब ये है कि ये आउटर प्लैनेट है। क्या है बच्चों? ये आउटर प्लैनेट है। तो ये जो आउटर प्लैनेट है ये एक्चुअली गैसेस से बने हुए हैं। अगर आप इसके यहाँ पे इस सतह पे जाके ठहरो तो फटाक से आप यहाँ में निकलोगे। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि ये अंदर से खोखले है, ये अंदर से, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। इसके अंदर अगर आप यहाँ खड़ोगे तो यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ खड़ोगे तो यहाँ से निकल जाओगे, यहाँ खड़ोगे तो यहाँ से निकल जाओगे, ऐसे फटाक से निकल जाओगे, ठीक है, ऐसे निकल जाओगे। इसका मतलब है कि वो जमीन वहां पे मौजूद नहीं है, जिस तरह से यहाँ पे जमीन मौजूद है। यहाँ पे आप ठहर सकते हो, अर्थ पे आप बैठे हुए हो अभी, ठीक है। ऐसा तो नहीं कि अर्थ की किसी सतह पे जाकर रुक रहे हो तो नीचे जाके गिर रहे हो स्पेस में, ऐसे तो नहीं हो रहा है। तो गैसेस से बना हुआ नहीं है हमारा, टेरिस्टेरियल प्लैनेट है, जमीन से बना हुआ है। इसे इनर प्लैनेट भी कहते हैं, ठीक है। और जोवियन प्लैनेट कहो या फिर आउटर प्लैनेट कहो, तो ये 4 प्लैनेट जो है, ये 4 प्लैनेट, ये जोवियन प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है, ठीक है बच्चों। ये जोवियन प्लैनेट है, आउटर प्लैनेट है। तो इनका नाम याद रखना, जोवियन प्लैनेट, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। मैंने जो ट्रिक बता रखी है, माय वेरी एफिशिएंट मदर जस्ट सर्व्ड अस नट्स, ये याद रखना है। और इसका सीक्वेंस याद रखना है। आपको सीक्वेंस भी पूछा जा सकता है कि भाई बताओ कि कहाँ कौन सा प्लैनेट जो है 4th नंबर के सीक्वेंस पे है, या कौन सा प्लैनेट 5th नंबर के सीक्वेंस पे है। तो यू शुड नो दिस सीक्वेंस, ठीक है। आपको उसका क्रोनोलॉजी पता होनी चाहिए, अगला पिछला सब कुछ पता होना चाहिए, ठीक है। उसका अगला पिछला सब कुछ पता होना चाहिए। ये सारी चीजें हो गई। अब आगे, अब थोड़ा सा जो स्टैटिक वाला पोर्शन है जो हमेशा पूछा जाता है, जैसे पहला इंसान क्या कहते हैं उसको, पहला इंसान इस पे कौन गया था?
ठीक है, मतलब स्पेस में कौन गया था, या फिर पूछा जाएगा आपको कि पहला जो मून पे जिसने पैर रखा वो पूछा जाता है। ठीक है, जो 3 इडियट वाला क्वेश्चन है ना, 3 इडियट वाला जो क्वेश्चन है वो। ठीक है, तो थोड़ा सा लिख लेते हैं। फर्स्ट पर्सन इन द स्पेस। ठीक है, पहला जो पर्सन है जो स्पेस में गया था, यूरी गैगरिन इन स्पेस। ठीक है, कौन गए थे बच्चों? यूरी गैगरिन गए थे। ये कहाँ के हैं? ये यूएसएसआर, ठीक है, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, ये पहले देखो यूएसएसआर, अभी का जो रशिया है ये पहले यूएसएसआर हुआ करता था। 1946 से लेके 1991 तक चली थी कोल्ड वॉर। ठीक है, 1946 से लेके 1991 तक चली थी कोल्ड वॉर। कौन सी वॉर चली थी? वो कोल्ड वॉर चली थी। ठीक है, कोल्ड वॉर चली थी। और इसका नतीजा ये होता है, कोल्ड वॉर खत्म होती है 25 दिसंबर 1991 को, 25 दिसंबर 1991 को। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? जो यूएसएसआर है वो टूट गया कितना? 14 कंट्रीज और रशिया में। ठीक है, 14 कंट्रीज और रशिया में। तो इसका मतलब क्या? इसके 15 टुकड़े हुए। कितने टुकड़े हुए? यूएसएसआर के 15 टुकड़े हुए। और पुतिन ने अपने आंखों के सामने यूएसएसआर के 15 टुकड़े होते हुए देखा है। इसी वजह से पुतिन हमेशा से उनका एक ही मानना है कि उन्हें पूरा का पूरा यूएसएसआर जो है फिर से एक यूनाइटेड नेशन करना, मतलब एक यूएसएसआर फिर से एक उनका ड्रीम है कि उनको यूएसएसआर बनाना है। ठीक है, देखो 25 दिसंबर कब हुआ ये? 25 दिसंबर 1991 को यूएसएसआर के 2 टुकड़े हुए। सॉरी, यूएसएसआर के टुकड़े गिरे। कितने? 15 टुकड़े गिरे, जिसमें एक आपका 14 टुकड़े और रशिया बना। तो देखो, जब यूएसएसआर था वो दुनिया का सबसे बड़ा देश था। ठीक है, लार्जेस्ट नेशन ऑफ वर्ल्ड। अभी यूएसएसआर टूटने के बावजूद भी लार्जेस्ट अगर एरिया वाइज नेशन देखो तो कौन सा है? वो है आपका रशिया। ठीक है, टूटने के बाद भी एरिया वाइज कौन है सबसे बड़ा? रशिया है। ठीक है, रशिया है। अब ये जो 14 कंट्री है वो कौन सा कंट्री है? तो देखो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी आप स्थान सुनते हो, ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ ध्यान से सुनो, अफगानिस्तान और पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी स्थान सुनते हो वो सारे के सारे पहले यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। जैसे है आपका तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ठीक है, उज्बेकिस्तान, अजरबैजान, यूक्रेन, ठीक है, जॉर्जिया, बेलारूस, ये सारे जो थे ये 14 कंट्री पहले यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। क्या करते थे? पहले ये यूएसएसआर का ही पार्ट हुआ करते थे। लेकिन 1991 में जब कोल्ड वॉर खत्म हुआ, ठीक है, अब कोल्ड वॉर हुआ क्यों था ये भी तो इम्पोर्टेंट है। देखो, यूएसएसआर, ठीक है, आपका फ्रांस, ब्रिटेन कहो या यूनाइटेड किंगडम कहो और चाइना कहो, ये कंट्री क्या है? ये कंट्री है P5 कंट्री। क्या कंट्री है बच्चों? ये P5 कंट्री। अब P5 कंट्री क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता था। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता। दैट्स व्हाई इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें P5 कंट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है बच्चों? P5 कंट्री कहा जाता है। लेकिन जब इन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 जीता 1945 में, तो ये एक पूरा टीम था। लेकिन जैसे 1946 का आसपास का टाइम आता है तो ये आपस में राइवलरी हो गई इनकी। आपस में ऐसी राइवलरी हो गई, यूएसए अलग बन गया, यूएसएसआर अलग बन गया। अलग बन गया मतलब एक दूसरे के खिलाफ ठहर गए ये। ठीक है, एक दूसरे के आगे ठहर गए यूएसए, क्योंकि देखो, 2 तलवारें एक म्यान में नहीं रह सकती। ये 2 पावरफुल नेशन थे। ये कैसे किसी दूसरे का जो है कमांड लेंगे या किसी दूसरे का ऑर्डर लेंगे? और यूएसए की हमेशा से आदत है, वो सिर्फ अपने आप को पावरफुल नेशन मानता है और उसको बाकी सब ऐसे ही लगते हैं। लेकिन जयशंकर साहब जो इनकी हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने लेकर आ रहे हैं, इनको अभी पता चलेगा। आने वाले 10 साल में देखना, इंडिया इतना इमर्ज होकर आएगा, क्योंकि इंडियन जो बड़े बड़े पोस्ट पे जो लोग बिठा रखे हैं आईएएस ऑफिसर, देखो वहां पे उनकी पोस्ट पे उन्हीं को वो डिजर्व करते थे और उनको वो पोस्ट मिली। और आप देखो उनके आंसर्स देखो कितने पोलाइटली,
कितने लाइक लहजे के साथ वो लोग जो है, एक्चुअली जयशंकर साहब हर चीज ऐसे बता देते हैं, उनकी हिपोक्रेसी पूरी दुनिया के सामने ला रहे। तो यूएसए और यूएसएसआर एंटी हो गए, तो इसके साथ चला गया यूके और फ्रांस, और इसके साथ चला गया चाइना। ठीक है, इसके साथ कौन चला गया? चाइना चला गया। तो ये जब झगड़ा हुआ, ठीक है, इन दोनों में क्या हुआ? वर्सेस, ठीक है, वर्सेस यूएसए वर्सेस यूएसएसआर, ये दो बड़े पार्टी है, इनके खिलाफ ही झगड़ा चल रहा है। और अभी भी आप देखना, रशिया और यूक्रेन का झगड़ा नहीं है। यूक्रेन तो सिर्फ एक प्यादा है, यूक्रेन एक सिर्फ मोहरा है, ठीक है। उसके पीछे जो चल रहा है यूएसए और रशिया का ही चल रहा है, ठीक है, यूएसए और रशिया का ही चल रहा है। यूक्रेन इतनू सा देश, रशिया चाहे तो उसे एक झटके में पूरा का पूरा उड़ा सकता है, लेकिन उसे बैकअप कहाँ से मिल रहा है? उसको बैकअप मिल रहा है यूरोपियन कंट्री और स्पेशली यूएसए से उसको बैकअप मिल रहा है। दैट्स व्हाई यूक्रेन अभी तक सरवाइव कर रहा है। अदरवाइज रशिया के पास इतने अच्छे वेपन, इतनी बड़ी मिलिट्री है कि वो एक साथ कब्जा कर सकता है बड़े जो भी इसके आसपास छोटे छोटे नेशंस हैं उनके ऊपर, ठीक है। ये सारी चीजें हैं। तो यूएसए और रशिया का जब झगड़ा हुआ 1991 तक चला और टूट के बना आपका क्या बना? टूट के आपका बना ये 14 प्लस रशिया, ठीक है, 14 कंट्रीज प्लस रशिया। तो हम क्या बात कर रहे थे कि पहला इंसान, ठीक है, पहला इंसान स्पेस में कौन है? तो वो है यूरी गैगरिन, वो था यूएसएसआर से। क्या है? यूरी गैगरिन। 1961 में ये जो है लॉन्च हुआ था प्रोजेक्ट। यूएसएसआर का ये एस्ट्रोनॉट है, वो वोस्तक 1 में गया था। ये किस में गया था? वोस्तक 1 प्रोजेक्ट के अंतर्गत ये गया था। इसके पहले 1961 के पहले एक्चुअली कोई सरवाइव कर पाएगा या नहीं स्पेस में, इसलिए 1957 में एक डॉग, स्ट्रीट डॉग, जिसका नाम था लतिका, फीमेल थी ये, लइका, सॉरी लतिका नहीं, लाइका या फिर लाइका। तो ये लाइका जो है ये फीमेल डॉग थी, स्ट्रीट डॉग थी, ऐसे जिसको कोई ट्रेनिंग वगैरह नहीं दी थी। तो ये कैसे सरवाइव कर पाएगा? ये जो भी रॉकेट जा रहा है ऊपर, वो कैसे सरवाइव करेगा? कैसे इंसान को वहां पे सरवाइव करने के लिए क्या क्या चाहिए? इसके लिए 1957 में एक पहले डॉग को भेजा गया था स्पेस में। ये क्या थी? फीमेल डॉग थी। क्या थी? फीमेल डॉग थी, जिसका नाम था लइका। तो ये लइका जो है 1957 में ये लेकिन मर गई है बेचारी, डाइड इन स्पेस, क्योंकि इतना इसको ट्रेनिंग वगैरह नहीं दिया था, कुछ भी नहीं दिया था। स्ट्रीट से उठाया, डायरेक्टली डाला रॉकेट में और भेज दिया बेचारी को, और वो इसमें जाकर स्पेस में जाके मर गई। तो 1957 में पहला डॉग जो स्पेस में गया था वो प्रोजेक्ट, और पहला पर्सन जो स्पेस में गया था वो थे यूरी गैगरिन। अभी पिछले में क्या चल रहा था? पिछले में ये चल रहा था कि हम नहीं मानेंगे कि यूरी गैगरिन स्पेस में गए हैं। नासा ही कह रहा था ना ये बात। देखो इनकी हिपोक्रेसी, अब कोई आगे बढ़ भी रहा है तो इनको देखा नहीं जाएगा। तो यूरी गैगरिन, ठीक है, यूरी गैगरिन के बारे में ये हो गया। पहला इंसान जो स्पेस में गया है यूरी गैगरिन, और पहला डॉग जो स्पेस में गया है वो है लइका, फीमेल डॉग, ठीक है। ये सारी चीजें अब कल की क्लास में मैं आप लोगों को थोड़े नासा से इंटरलिंक करके नासा इसरो के बारे में बताऊंगी, और इनके जो हाल फिलहाल प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में बताऊंगी, ठीक है। अभी थोड़ा क्लास लंबा हो जाएगा ये, दैट्स व्हाई कल की क्लास में हम साइंस एंड टेक खत्म करेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।